तो दोस्तों स्वागत है आपका डे 26 ऑफ आवर डेली पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम में, जिसे हमने कहा है 150 डेज हार्ड चैलेंज। ये एक चैलेंज है गुरु, जो कि आपको एग्जामिनर की भावनाओं को समझने में आपकी मदद करेगा, एग्जामिनर के माइंडसेट को समझने में आपकी मदद करेगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैंने ऑलरेडी 3 अटेम्प्ट यूपीएससी के दिए हैं, हैव रिटन 2 मेंस, right. Both times I have qualified with one time 117 marks, and both times 110 marks से plus मेरे prelims में बने हैं, and a lot of credit goes to the PYQ analysis and not just the PYQs of UPSC civil services exam, लेकिन जो आपके CDS एंड CEPF के क्वेश्चन होते हैं, CEPF के क्वेश्चन आर क्लासिक क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चन आपको दूसरी जगह कहीं नहीं मिलेंगे, और इनका फायदा ये भी होता है, आप जान पाते हैं कि जितना आप इतना ज्यादा कंटेंट कहीं कहीं से आपके दिमाग में घुस रहा होता है, उनमें से सिलेक्ट का कौन सा कंटेंट सिलेक्ट करना है, सिलेक्टिव रीडिंग कैसे करनी है, और यूपीएससी किन चीजों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो चीज भी अंडरस्टैंड करने में आपकी मदद करेगी। आइए बढ़ते हैं, आज का अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये सीडीएस का, यूपीएससी का इस साल का सीडीएस का एग्जाम, राइट, सीडीएस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, 2023 का सीडीएस का क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन गुरु जो इस पे हम अभी पीवाईक्यू की रिसर्च करेंगे, अमेजिंग होगी, सही में बता रहा हूँ। आपके जो है एकदम कान खुल, आप दिमाग खुल जाएगा, कान खड़े हो जाएंगे ये देख के कि कैसे ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं डायरेक्टली। यही कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सरकार जो है इनमें से कौन से मेजर लेंगे, कैन बी यूज्ड बाय गवर्नमेंट फॉर कॉम्बैटिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब सब समझते हैं, इन्फ्लेशन का मतलब है भैया कि आपके रुपए या फिर मनी की वैल्यू गिर रही है गुड्स की वैल्यू के कंपैरिजन में। गुड्स की वैल्यू जरूरी नहीं है कि बढ़ रही है, नो, गुड्स की वैल्यू हो सकता है रियल वैल्यू उनकी वही स्टेबल हो, लेकिन पैसा आपका कमजोर हो गया है। तो 10 रुपए में अगर आप पहले एक बिस्कुट खरीद पा रहे थे, वही एक बिस्कुट अब आपको 15 रुपए में मिल रहा है, मतलब पैसा सस्ता हो गया है, सिंपल बात। अब इसी पैसे की गिरावट को अगर आपको रोकना है तो क्या करेंगे, राइट। सो ऑप्शन वही दिए गए हैं, लास्ट से हम पढ़ेंगे कि रिडक्शन इन द सीआरआर। भैया अगर सीआरआर आप घटाएंगे, ये सीआरआर एसएलआर पे पहले भी बहुत क्वेश्चन यूपीएससी ने सीएससी में पूछे हुए हैं। सीआरआर गुरु अगर आप घटाएंगे, नॉर्मल सा एस्पिरेंट भी इसे एलिमिनेट कर देगा, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। कैश रिजर्व रेशो मतलब एक ऐसा रेशो, राइट, कि बैंक्स का जो एनडीटीएल होता है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, उसका एक सर्टेन परसेंटेज बैंक को कैश के रूप में सेंटर, जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक के पास वो कैश के रूप में रखना पड़ता है, दैट इज योर सीआरआर। एसएलआर इज बेसिकली स्टैट्यूटरी रिजर्व, जो बैंक अपने पास रखता है, आरबीआई के पास नहीं, अपने पास रखता है, दैट इज राइट, दिस इज योर सीआरआर। अब ये जो सीआरआर रिक्वायरमेंट है, अगर ये कम कर दी गई, डेफिनेटली डेफिनेटली बैंकों के पास ज्यादा पैसा होगा, वो ज्यादा लेंडिंग करेंगे, ज्यादा लेंडिंग करेंगे, ज्यादा लेंडिंग करेंगे, मार्केट में ज्यादा पैसा आएगा। अब हम तो मार्केट डिमांड सप्लाई का प्रिंसिपल समझते हैं, पैसा अगर मार्केट में बढ़ गया ना गुरु, तो पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी, तो इसे हटा दो। देखिए, ये इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द सेविंग्स एंड फिक्स डिपॉजिट, ये बिल्कुल आपका सही आंसर है, ऊपर के पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, राइट। क्योंकि अगर आप एफडी पे या सेविंग्स पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, तो लोग जाएंगे ज्यादा वो सेविंग या एफडी पे अपना पैसा लगा लेंगे, वो मार्केट जाकर के चीजें बाय नहीं कर रहे होंगे, मार्केट में लिक्विडिटी उतनी नहीं रहेगी, वो जाके एफडी में अपना पैसा लगा लेंगे, वो वहां पे ट्रैप हो जाएगा पैसा, तो मार्केट में लिक्विडिटी कम रह जाएगी, एंड दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ये बाकी सब सब चीजें एकदम ठीक है। प्रोवाइडिंग मोर, यस, ये भी एक कॉन्सेप्ट है भैया। एक्सपोर्ट अगर आपने प्रमोट कर दिए तो डोमेस्टिक मार्केट में इन्फ्लेशन हो जाएगा, ऐसा मत समझना कि एक्सपोर्ट्स हेल्प इन रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन, नो। अगर आपको शोर आ रहा है तो बाहर बहुत बारिश हो रही है, ठीक है, ठंड बहुत हो गई है, शिमला में बर्फ पड़ने वाली है शायद 1-2 दिन में, तो आप जो है काइंडली ट्राई टू बियर इट, राइट। तो डेफिनेटली ये चीज यहाँ से हमने पकड़नी है, यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा वो। एक्सपोर्ट को अगर आप प्रमोट करेंगे तो डोमेस्टिक मार्केट में गुड्स की कमी पड़ जाएगी, और गुड्स की कमी पड़ेगी तो गुड्स महंगी हो जाएगी, पैसा गिर जाएगा, समझ रहे हो। एंड दिस इज वाई दिस शुड नॉट बी द आंसर, इंक्रीजिंग द नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। भैया एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो डेफिनेटली लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ेगी, पैसा ज्यादा आएगा। अब हमने ये इजी क्वेश्चन था, इस पे थोड़ी रिसर्च की, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च उन लोगों के लिए जिन्हें हो सकता है दिक्कत हो इस कॉन्सेप्ट से। लेकिन ये देखो, ये यूपीएससी 2015 का क्वेश्चन है, ये यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन है, यही पीवाईक्यू अगर आप लगाते तो ठीक है, कई सारे आपके क्वेश्चन बाकी बनते। फॉर एग्जांपल ये देखो, विद रेफरेंस टू इन्फ्लेशन इन इंडिया, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? क्या सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन? नो। ये देखो, आरबीआई ऑफ इंडिया हैज नो रोल टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, नो। समझ रहे हो, देयर इज अ मॉनेटरी पॉलिसी एग्रीमेंट, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई,
Government of India is setting the inflation targets. RBI is sought to right. RBI is expected to achieve those targets. तो गवर्नमेंट ने जो टारगेट हर 5 साल बाद मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के तहत सेटअप किए हुए हैं, वो नॉर्मली आजकल चल रहा है 2 से 6% की रेंज का। सेट कौन कर रहा है टारगेट हर 5 साल बाद? गवर्नमेंट। अचीव कौन कर रहा है? आरबीआई। क्वेश्चन देखो यहाँ क्या पूछ रहा है, अगर आपने ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पढ़ा होता, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन? आरबीआई। इसमें जाना ही नहीं था, जाना ही नहीं था, जाना ही नहीं था। ये एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन क्या है, जो मेरे साथ पिछले साल पीवाईक्यू कवर किए हैं वो नीचे लगाएंगे, बताएंगे कि ये एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन, ये कमीशन कौन सी, चलो ठीक है मिनिस्ट्री तो आप बता ही देंगे, आप ईयर भी बताएंगे साथ में, ये एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन एक्चुअल में क्या भला इन्होंने पूछ दी थी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, राइट। देन डिक्रीज्ड मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। डेफिनेटली यस, दिस इज द आंसर जो कि हमने ऊपर पढ़ा। दिस इज द आंसर, सिंपल, दिस इज हाउ सिंपल इकोनॉमी इज। और इतने ही कॉन्सेप्ट से वो क्वेश्चन पूछ रहा होता है, एक्सपोर्ट से क्वेश्चन पूछ रहा है, सब्सिडी से क्वेश्चन पूछ रहा है, इन्फ्लेशन से क्वेश्चन पूछ रहा है, सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। इन्फ्लेशन से 65th क्वेश्चन था, इन्फ्लेशन से 66th क्वेश्चन है कि जनरल प्राइस लेवल में अगर सस्टेन्ड डिक्रीज हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन पढ़ के आप इजीली आंसर लगा देंगे डिफ्लेशन। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक कोई ऑप्शन काट करके यहाँ पे डिसइंफ्लेशन लिखता तो आप जो है कंफ्यूज हो जाते। क्यों? क्यों? क्योंकि ये देखो, ये सीडीएस का क्वेश्चन है और सीडीएस का क्वेश्चन कभी अलग नहीं होता है। देखो ये सीएपीएफ का क्वेश्चन है, राइट, और ओ सॉरी वो एक दो क्वेश्चन मैंने डिसइंफ्लेशन से ऐड करना है यहाँ पे जो है वो भूल गया मैं एक्चुअली। देखो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेम क्वेश्चन यहाँ पूछा है कि व्हेन इन्फ्लेशन डिक्रीजेज बट स्टिल रिमेन्स पॉजिटिव इट इज डिफ्लेशन। इज इट डिफ्लेशन? Right. When inflation decreases but still remains positive, it is deflation. No, it is not deflation. It is disinflation. ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, व्हाट इज डिसइंफ्लेशन, व्हाट इज डिफ्लेशन। डिसइंफ्लेशन इज अगर आपका इन्फ्लेशन हो रहा है इकोनॉमी में, पहले मान लो 5% था, अब हो रहा है 2%, इन्फ्लेशन फिर भी हो रहा है लेकिन रेट डिक्रीज हो चुका है, दिस इज डिसइंफ्लेशन। डिसइंफ्लेशन। डिफ्लेशन इज कि पहले इन्फ्लेशन 5% था, अब ये इवन जीरो से नीचे चला गया है, -2%, -3% चला गया है। इट मीन्स पैसे, इट मीन्स गुड्स जब सस्ती हो रही है, गुड्स के प्राइसेस सस्ते हो रहे हैं और पैसे की वैल्यू तो बढ़ गई है, तो डिफ्लेशन रिड्यूसेस द रियल वैल्यू ऑफ मनी ओवर टाइम। नो, ये भी आपका गया। एंड हिस्टोरिकली समझ रहे हो, आदमी को लगेगा कि डिफ्लेशन कुछ नेगेटिव सी चीज हो रही है और ये मनी को रिड्यूस कर देगा, मनी की वैल्यू को। नो, ग्रोथ के लिए ये ग्रोथ के लिए डिफ्लेशन अच्छी बात नहीं है, ग्रोथ के लिए इन्फ्लेशन होते रहना चाहिए, इन्फ्लेशन होते रहना चाहिए, बिकॉज इट शोज दैट देयर इज अ डिमांड इन द मार्केट। डिमांड ही नहीं होगी तो इन्फ्लेशन नहीं होगा, इन्फ्लेशन नहीं होगा, ठीक है। मान लो अगर डिफ्लेशन की कंडीशन में आप चले गए हैं तो इन्वेस्टर को सिग्नल कैसे मिलेगा कि यार इस मार्केट में डिमांड है, तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट ही नहीं करेगा। सो डिफ्लेशन इज नॉट हेल्दी फॉर ग्रोथ। इन्फ्लेशन इज हेल्दी बट कितना कर, नॉट हाइपर इन्फ्लेशन, बट 4 से 5% इतना अगर आपका इन्फ्लेशन रहे, इट इज हेल्दी फॉर द इकोनॉमी। डिफ्लेशन इज वेरी नेगेटिव थिंग, इससे मनी की वैल्यू तो बढ़ रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बट डिमांड उल्टा घट जाती है, एम्प्लॉयमेंट भी उल्टा घट जाती है, समझ रहे हो। सो दिस इज द थिंग जो कि आपको याद रखनी है। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट। हिस्टोरिकली नॉट ऑल एपिसोड्स ऑफ डिफ्लेशन कॉरिस्पॉन्ड टू पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ पीरियड। यस, ये बात भी बिल्कुल सही है, बिकॉज बहुत सारी ऐसी कंट्रीज रही है, फॉर एग्जाम्पल आपके प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए यूएसएसआर में बहुत बार स्टालिन ने ऐसे डिसीजंस लिए कि भैया जो जो गुड्स हैं उसको पॉपुलिस्ट मेजर के तौर पे रिड्यूस कर दिए गए उनके प्राइसेस। लेकिन फिर भी स्पेशली जब दुनिया 1929 का डिप्रेशन को सफर कर रही थी, उस वक्त भी आपका यूएसएसआर 8-9% की ग्रोथ से बढ़ रहा था, समझ रहे हो। वो इस वजह से क्योंकि वहां पे फोर्स्ड एम्प्लॉयमेंट हो रही थी, फोर्स्ड ग्रोथ हो रही थी, वो डिस्टॉर्टेड मार्केट मैकेनिज्म था, वो नेचुरल मार्केट मैकेनिज्म नहीं था। तो नॉट ऑल, बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट आपकी सही है, 3 ओनली शुड बी द आंसर। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें और रिसर्च करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। डिफ्लेशन ऑलरेडी समझा दिया, डिसइंफ्लेशन ऑलरेडी समझा दिया, ऑलरेडी हमने देखा हुआ। स्टैगफ्लेशन इज बेसिकली जब आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्टैग्नेटेड हो, ग्रोथ भी ना हो रही हो और आपका इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा हो, जैसा कोविड के टाइम पे बढ़ा, इन्फ्लेशन बढ़ा, बिल्कुल सही बात है। ग्रोथ बढ़ी? नो, ग्रोथ नहीं बढ़ी। इसकी वजह से क्या होता है गुरु, ग्रोथ नहीं बढ़ रही है फिर भी आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो इकोनॉमी में डिप्रेशन आना शुरू कर जाता है। ग्रोथ नहीं बढ़ रही है तो एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रही है,
समझ रहे हो? सो स्टैगफ्लेशन के टाइम पे आप पाएंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है, और अनएम्प्लॉयमेंट होने के बावजूद इन्फ्लेशन हो रहा है। ये एक बड़ी दिक्कत है, समझ रहे हो? नॉर्मली एम्प्लॉयमेंट से इन्फ्लेशन होता है। वाई? एम्प्लॉयमेंट से क्यों इन्फ्लेशन होता है? क्योंकि उनके हाथ में अब पैसा आ गया है, मजदूरों के हाथ में, लोगों के हाथ जो पहले बेरोजगार थे अब उनके हाथ में पैसा आ गया है। एम्प्लॉयमेंट से इन्फ्लेशन बढ़ता है नॉर्मली, बट जब अनएम्प्लॉयमेंट होते हुए भी इन्फ्लेशन बढ़ने लग जाए उसे हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं। डीवैल्यूएशन इज बेसिकली, भैया आप अपनी करेंसी को, ठीक है, और डीवैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन जो है ये एक तरीके का इंटेंशनल चीज होती है, ठीक है। devaluation is not similar to your depreciation. Depreciation is when naturally आपकी करेंसी की वैल्यू डिक्लाइन हो रही हो। devaluation कई बार, फॉर एग्जांपल इंडिया, इंडिया और यूएसए ने 1972-73 के आसपास एक एग्रीमेंट किया और डिवैल्यूएशन करवाई इंडियन करेंसी की। वो इंटेंशनल थी, समझ रहे हो? और नॉर्मली ये कंट्रीज करती है, जैसे चाइना जैसी कंट्रियां, अपने एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। सो एक्सपोर्ट प्रमोशन में ये हेल्पफुल होती है। अब वो कैसे, पिछले लेक्चर अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो ऑलरेडी कर रहे हैं। एक वीडियो में मैं इतने सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी चली जाती है। एंड देन रिसेशन, ये तो भाई आपको पता ही है व्हाट इज रिसेशन बेसिकली, राइट? बेसिकली जब आपके दो कंजेकेटिव, आपके जो क्वार्टर्स हैं वो, सॉरी, यस, जब दो कंजेकेटिव क्वार्टर्स आपके नेगेटिव ग्रोथ में जा रहे हैं, दैट पीरियड इज कॉल्ड एज योर रिसेशन, राइट? सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स इज, अब देखो इंडिकेटर बेस्ड क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहा होता है, इंडिकेटर बेस्ड क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहा है। पहला मैं आपसे यहाँ से क्वेश्चन ये पूछूंगा कि जो पीरियोडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सर्वे है, राइट, इस पीएलएफएस को कौन कंडक्ट करवाता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, नंबर वन चीज, राइट। बाकी मैं आपको बताऊंगा। देखो इंडिकेटर्स पे उन्होंने एक क्वेश्चन, राइट, एक क्वेश्चन उन्होंने वर्ल्ड बैंक की जो जो उनका वर्ल्ड बैंक की एक जो उनकी रिपोर्ट होती थी, दे रिसेंटली डिसकंटिन्यूड इट, मुझे याद नहीं आ रहा है एकदम, चाइना के प्रेशर से उन्होंने वर्ल्ड बैंक का वो रिपोर्ट ही डिसकंटिन्यू कर दी बेसिकली। दैट वाज एन इंडेक्स, राइट, ईज ऑफ डूइंग, सॉरी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, ईओडीबी इंडेक्स जो है, राइट, ये जो इंडेक्स है इसके इसके इंडिकेटर्स को उन्होंने एक बार पूछ लिया था। ऐसे ही मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, राइट, जो कि नॉर्मली आपका यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी, ठीक है, ये मिलकर के जारी करते हैं, राइट। सो ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के इंटरनेशनल लेवल पे सिर्फ 10 इंडिकेटर्स है, इंडिया में 12 इंडिकेटर्स है। इन्होंने पूछ लिया इनमें से कौन इंडिकेटर नहीं है। ईयर ऑफ स्कूलिंग है, लिटरेसी रेट है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है, लेकिन पर कैपिटा इनकम इज नॉट देयर, राइट, क्योंकि भैया इसमें 12 इंडिकेटर्स है। न्यूट्रिशन, चाइल्ड एडोलसेंट मोर्टेलिटी, ये आपके यूएनडीपी वाले में भी है, लेकिन ये एंटीनेटल केयर आपको वहां नहीं मिलेगा। ये यहाँ पे इंडिया में नया ऐड किया गया है। दो जो नए ऐड किए गए हैं, एक है आपका बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक लिंकेज, वो यूएनडीपी वाले में नहीं है, और एक है आपका ये एंटीनेटल केयर। बाकी सेम है, ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, राइट, एंड देन कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट, ये सब चीजें आपकी कंसिडर की जाती है। ये सब चीजें आपकी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में कंसिडर की जाती है कि भैया बहुत सारी डायमेंशनल की पॉवर्टीज हैं, और ये 3 डायमेंशन में, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इन 3 डायमेंशन में ये मेजर की जाती है, राइट। तो दिस इज अबाउट योर ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि, और हाँ, अब आपसे एक मैं क्वेश्चन पूछूंगा, पिछले लेक्चर में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली अपनी जो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है, जो पॉवर्टी लाइन है उसे रिवाइज किया है, राइट। वो कितने डॉलर पर पर्सन पर डे एक्सपेंडिचर के लिए रिवाइज किया गया है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, कमेंट सेक्शन में सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे। नाउ दिस इज अनदर क्वेश्चन जो कि बता, ओ सॉरी, मैंने इसमें भी वो पीवाईक्यूज ऐड नहीं करे, राइट। एक्चुअल में ये इस फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह पे बहुत सारे पीवाईक्यूज पहले पूछे गए हैं। ये डिस्क्रिप्शन दे रहा है इधर कि एक ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट है जो कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से और इन द डिमांड फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट, है ना, की वजह से जो आ रही होती है, उस अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या कहते हैं? इज इट फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? गुरु, दिस इज योर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। जब इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हो बेसिकली,
और उसकी वजह से जब अनएम्प्लॉयमेंट आती है, दैट इज योर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये अनएम्प्लॉयमेंट क्यों आती है? लेबर की डिमांड सप्लाई मिसमैच की वजह से, कि भैया इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंज आ गए, मान लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने इंटीग्रेट कर दिया इंडियन इकोनॉमी में, बट भैया आपके पास लेबर तो है ही नहीं, इतनी लेबर है ही नहीं कि एआई के साथ वो काम कर सके, इनको आपने स्किल नहीं दिया है। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का दूसरी परिभाषा ये भी है कि जब स्किल लेबर के पास ना हो, वो भी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होगी। भैया ऐसे क्वेश्चन वो पूछते हैं कॉन्सेप्ट को लिंक करके। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? भैया आप एक जॉब में, जॉब ए में अभी काम कर रहे हैं, आप डिससेटिस्फाइड है, लेकिन आप चाहते हैं किसी बी जॉब को आप, ठीक है, परस्यू करें। मान लो आप स्टेट पीसीएस के ऑफिसर हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि यूपीएससी का जो है तैयारी करें। इसके लिए आप वहां से रिजाइन कर लेते हैं या 2 साल की आप जो है लीव वगैरह ले लेते हैं, और भैया उसके बाद आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं। दिस पीरियड ऑफ 2 साल वुड बी योर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। नई जॉब की सर्च के लिए जब आप अनएम्प्लॉय हो जाते हो, दैट इज योर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज इकोनॉमी में चलते हैं भैया साइकिल, ऊपर नीचे के साइकिल। ये हुआ आपका बूम का साइकिल, ये हुआ आपका बैश का साइकिल, ठीक है, ये नीचे आपका चला ही गया, ठीक है। दिस इज बेसिकली डाउनफॉल इकोनॉमी। ये है आपकी इकोनॉमी की पीक। पीक पे आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी क्योंकि यहाँ फैक्ट्रियां स्टैब्लिश हो रही है, डिमांड बढ़ रही है। लेकिन ये जो आपका, ठीक है, ये जो आपके, ये जो डेप्थ्स हैं इकोनॉमिक साइकिल के, यहाँ आपको अनएम्प्लॉयमेंट मिलती है क्योंकि भैया यहाँ रिसेशन हो रहा है, ये सब चीजें, डिमांड कम है। दिस इज योर साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज, भैया 12 लोगों की जरूरत है और 20 लोग उसमें काम कर रहे हैं, तो 8 लोग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। ये, इसको आप जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि ये छद्म बेरोजगारी टाइप की, इसे आई थिंक हिंदी माध्यम में ऐसा कुछ कहते हैं, ठीक है। तो ये बेरोजगारी एक्चुअल में ऐसा है कि 12 लोग कर सकते हैं, 20 लोग कर रहे हैं, राइट। अब ये 8 फालतू में इनके ऊपर लोड हो रहा है। तो ये जो एडिशनल यहाँ पे आप जो एक तरीके से एडिशनल एम्प्लॉयज या फिर राइट, आप जो इसमें इंक्रीमेंटल एम्प्लॉयज आप इसमें ऐड कर रहे हो, राइट, दैट उस एम्प्लॉयमेंट की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, मतलब एडिशनल लेबर जितनी आप इसमें ऐड कर रहे हो, उस लेबर का कितनी प्रोडक्टिविटी आ रही है वो जीरो होती है, ये याद रखना है। क्योंकि भैया इन 8 लोगों की रियल प्रोडक्टिविटी जीरो है, ये काम तो 12 भी कर सकते हैं, तो 8 ने क्या किया? जीरो। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो। नेक्स्ट आते हैं आपके पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। ये एग्जामिनर माइंडसेट को समझाता है। वो सिंपल स्टेटमेंट्स आपको दे रहा है, बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, और यहाँ पे हम ट्रैप में आ जाते हैं। हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करने की ऐसी कोशिश करते हैं कि भैया इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रैप उन्होंने सेट कर रखा है। भैया इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऐसा पूछा है क्वेश्चन। ये है कि करेक्टिंग द रीजनल इम्बैलेंसेस इन द अवेलेबिलिटी ऑफ टर्शरी हेल्थ केयर सर्विसेज। अब आदमी यहाँ डाउट करेगा कि टर्शरी है या नहीं है, प्राइमरी है या सेकेंडरी है, ये डाउट में रखते हैं। फिर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एंड यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, ये भी डाउट में रखते हैं, हमने ये तो देखा ही नहीं है कहीं पे। एंड देन ऑगमेंटिंग द फैसिलिटी फॉर क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन इन द कंट्री। भैया ये तीनों चीजें ना अलग अलग चीजों से रिलेट कर रही है। रीजनल इम्बैलेंसेज, रूरल अर्बन लिंक, है ना, या फिर डिफरेंट रीजन का लिंक, ये आपकी इम्यूनाइजेशन से लिंक कर रहा है, ये आपके मेडिकल एजुकेशन से लिंक कर रहा है। आदमी कंफ्यूज हो जाएगा कि इनमें से लगाऊं क्या। इसीलिए आपको गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में सिर्फ गवर्नमेंट वेबसाइट से पढ़ना चाहिए, और वो काम मैं आपको यहाँ पे करके दे रहा हूँ। यही स्कीम अगर, ठीक है, जो 2003 में लॉन्च की गई है, ये अगर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को बतानी होती तो वो इसमें 3 पेज का आपको कंटेंट देते। यहाँ से सिंपल एक लाइन से इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? करेक्टिंग रीजनल इम्बैलेंसेस, ये देखो, करेक्टिंग रीजनल इम्बैलेंसेस। दूसरा क्या है इसका? अवेलेबिलिटी ऑफ अफोर्डेबल रिलायबल टर्शरी हेल्थ केयर सर्विसेज, अवेलेबिलिटी ऑफ, ठीक है, ये देखो, टर्शरी हेल्थ केयर सर्विसेज, समझ रहे हो। एंड ऑल्सो ऑगमेंट द फैसिलिटीज फॉर क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन इन द कंट्री, क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन इन द कंट्री। इम्यूनाइजेशन का इसमें कोई रेफरेंस नहीं है एक्चुअल में। दिस इज हाउ। और आदमी, पता क्या, एक चीज हमें बताई गई है, बार बार बताई गई है यूट्यूब पे, कि पॉजिटिव स्टेटमेंट आए तो उन्हें पॉजिटिव को करेक्ट मानते चलना नहीं। भैया इसमें से आपको कुछ ऐसी चीज निकालनी पड़ेगी, कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा जो कि इससे रिलेट ना हो। भैया इम्यूनाइजेशन के लिए ऑलरेडी हमने, ठीक है, एक डिफरेंट स्कीम लाई हुई है, ठीक है, स्कीम फॉर इम्यूनाइजेशन। फॉर एग्जांपल देखो, मिशन इंद्रधनुष वगैरह चीजें होगी, ये तो चलो बालिकाओं के लिए हुआ। एंड देन सॉरी, ये आपके बच्चों के इम्यूनाइजेशन के लिए हुआ। एंड देन देयर आर सम अदर थिंग्स ऑल्सो, फॉर एग्जांपल जैसे डिजीजेज के लिए आपको अगर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन
प्रोग्राम है ना, वो जो आपकी पॉलिसी है उसके तहत जितनी आपकी जो फॉर एग्जांपल एचपीवी वैक्सीन एटसेट्रा है, ठीक है, आपकी राइट आपके चिकन पॉक्स की वैक्सीन एटसेट्रा, ये सब वैक्सीन जो उसमें लिस्टेड है, आप इसके लिए अलग से एक प्रोग्राम पढ़ते हैं कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन के लिए अलग से प्रोग्राम हमारा चला हुआ है। तो दिस शुड नॉट बी कवर्ड हियर, राइट। अब इतने डेप्थ में अगर वो क्वेश्चन पूछ रहा है भैया सीडीएस में, तो सीडीएस की एक अहमियत है। देखो 2003 की ये स्कीम है, पीएमजेएवाई के साथ आपने बिल्कुल ये कंफ्यूज नहीं करना था, राइट। सो दिस इज द थिंग। और इसमें एम्स, बेसिकली ये स्कीम क्या है, एम्स सेटअप किए जाते हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसीज या फिर गवर्नमेंट वेबसाइट से गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पढ़ना इसलिए भी जरूरी है, आपको इसमें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है अपने मेंस के लिए। भैया टर्शरी हेल्थ केयर में गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक आपकी स्कीम वो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना भी कर रही है, उसमें क्या हो रहा है, एम्स बनाए जा रहे हैं और अपग्रेडेशन हो रही है अदर स्टेट हॉस्पिटल्स के, ठीक है। और कितने एम्स बन चुके हैं, 22 के आसपास इंडिया में एम्स ऑलरेडी बन चुके हैं। ये कम से कम इतनी इन्फॉर्मेशन आपके, आप जो है मेंस में इन चीजों को जरूर लिख सकते हैं। आई होप ये प्रोग्राम थोड़ा बहुत आपको हेल्प कर पा रहा होगा। अगेन मैं अब कहीं पे एसोसिएटेड नहीं हूँ, अनअकैडमी से मेरा जो ठीक है जो भी एसोसिएशन थी वो अब बंद हो चुकी है। नाउ इफ यू वांट टू सपोर्ट मी थ्रू एनी है ना वाया एनी मीन्स, जस्ट सब्सक्राइब टू दिस चैनल, दिस इज द है ना only platform I am teaching or engaged with any one of you, right? I am not demanding any monetary things etc etc, you just subscribe। और अगर आपको लगता है कि यूजफुल है तो अपने दोस्तों के साथ, जो आपके रियल दोस्त है उनके साथ शेयर कीजिए, ठीक है, कहीं बाकी जगह वीडियो शेयर कीजिए अगर आपको लगता है ये सपोर्टिव है वीडियो। कमेंट सेक्शन में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए जो आपसे पूछा जा रहा है, अदरवाइज भी अपना रिव्यू जरूर दीजिए। इट कीप्स मी मोटिवेटेड एंड इट कीप्स मी गोइंग। जो लोग बोल रहे थे कि भैया आप जो है वीडियो इतने दिन से, ठीक है, एक दो कमेंट्स आए थे कि वीडियो क्यों नहीं ला रहे हैं, क्यों नहीं ला रहे हैं, तो अभी मैं कुछ चीज़ों को लेकर के, ठीक है, कुछ कुछ चीज़ों को लेकर के थोड़ा कंफ्यूज हूँ, कुछ चीज़ें, ठीक है, अब इंसान को हर बहुत सारी चीज़ें साथ में मैनेज करनी पड़ती है। ये सब वीडियोज आती रहेगी, इनिशिएटिव आते रहेंगे, इकोनॉमी दिस वीक आता रहेगा, पॉलिटी दिस वीक आता रहेगा, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी फोर्टनाइटली आता रहेगा, और साइंस एंड टेक दिस मंथ आता रहेगा। साथ में पीवाईक्यू डेली आते रहेंगे, कोशिश हमेशा है आपके साथ बने रहने की। ट्रस्ट मी एंड थैंक यू सो मच। फीडबैक जरूर देते रहिए एंड, और हाँ, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में, वहां ये सारी पीडीएफ आपको मिलेगी। टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल।